हेलो एवरीवन, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे और ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आपने अच्छे से समझना है। तो देखते हैं सबसे पहले न्यूज़ क्या है। संसद में बदले समीकरण, यूसीसी पर आगे बढ़ी मोदी सरकार। यूसीसी क्या, आगे हम देखेंगे। विपक्षी दलों का वक्फ बिल पर समर्थन, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तेजी दिखाएगा केंद्र। तो अब केंद्र सरकार यूसीसी का मुद्दा लेकर मतलब बहुत चर्चित आजकल ये मुद्दा बहुत चर्चा में चल रहा है। यूसीसी का मुद्दा, जैसे कि वक्फ संशोधन तो चल रहा था, बिल्कुल वैसे ही ये मुद्दा है यूसीसी। अब जब एक सरकार ने जो वक्फ कानून को अब पारित कर ही दिया, तो उसके बाद अब यूसीसी की तरफ भी कदम बढ़ा रहा है जो केंद्र सरकार है, और जो संसद है वो कदम बढ़ा रही है कि यूसीसी का जो भी विधेयक है उसको भी पारित किया जा सके। अब देखिए यूसीसी की सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अब देखिए ये है क्या असल में। आमतौर पर किसी भी क्षेत्र में दो तरह के कानून होते हैं, जैसे कि क्रिमिनल कानून और एक सिविल कानून। क्रिमिनल कानून क्या होता है? क्रिमिनल कानून में जैसे चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्मों या समुदाय के लिए एक ही तरह की कोर्ट प्रोसेस और सजा का प्रावधान किया जाता है। मतलब किसी भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं, आपका कोई भी समुदाय हो, तो आप किसी भी समुदाय या धर्म से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए एक ही तरह की कोर्ट होगी, जिसमें आपके जो भी क्रिमिनल रिलेटेड, जो भी आप क्राइम करते हो उससे रिलेटेड जितने भी मुद्दे उनकी सुनवाई की जाएगी और उसका प्रोसेस होगा और उसमें ही सज़ा दी जाएगी। तो एक ही समान इसमें एक प्रोसेस होता है। जो सिविल कानून क्या होता है, जैसे कि शादी ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंदर आता है। एक तो होता है जैसे लोग क्राइम करते हैं, किसी को मार दिया है ना, किसी को पीट दिया, गोली मार दी, हत्या कर दी, कुछ भी, तो वो होता है एक क्राइम। लेकिन दूसरा सिविल होता है जिसमें शादी ब्याह को लेकर मामले हो जाते हैं और संपत्ति को लेकर। भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व है। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जो ये सिविल कानून है ना, इसको पर्सनल लॉ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी भारत में अलग अलग धर्मों की जो शादियां होती हैं, परिवार हैं और संपत्ति से जितने भी मामले होते हैं, या किसी के रीति रिवाज में जो भी विवाद होते हैं, संस्कृति में जो भी परंपराओं को लेकर बहुत ही ज़्यादा जो लड़ाई झगड़े रहते हैं, वो इस सिविल कानून के तहत सॉल्व किए जाते हैं। अब देखिए, जैसे मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वहीं पर हिंदुओं की शादी और हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। जैसे कि मुस्लिम की जो शादी होती है और संपत्ति का जितना भी बंटवारा होता है, वो मुस्लिम का एक अलग से पर्सनल लॉ बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग होता है। और जो हिंदू धर्म को हम देखें तो जो हिंदू की जो शादी है हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इस तरह ईसाई और सिखों के लिए अलग पर्सनल लॉ है। तो सभी जितने भी समुदाय हैं, सबके लिए जितने भी धर्म है, सभी के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ बनाए गए हैं। यूसीसी के जरिए पर्सनल लॉ को ख़त्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाने की मांग की जा रही है। अब देखिए, ये आजकल इसलिए चर्चा में कि अब सभी धर्मों को एक ही कानून के तहत जो भी उनकी सज़ा होगी, जो भी उसकी प्रोसेस होगा, सारा प्रोसेस एक ही कानून के तहत किया जाएगा। यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो, उसके लिए एक समान कानून बनाया जाएगा। जैसे कि पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष क्या कर सकता है कि 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। इनके लिए एक कानून बन जाएगा जिससे दोनों धर्मों के लोगों को मानना पड़ेगा। अब देखिए, दोनों धर्मों की जो भी बातें, मान्यताएं हैं, जो भी कानून है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि एक धर्म कहता है कि आप 4 से 5 शादियां कर सकते हैं, 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन दूसरा धर्म कहता है अगर आपकी पहली पत्नी है तो उसके रहते आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए, इन विवादों इन जो जितने भी इतनी जो विभिन्नताएं हैं, इसके बीच ये कानून कैसे काम करेगा जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की जा रही है। अब ये चर्चा में क्यों चल रहा है? हमने पहले देखा था कि यूसीसी क्या है, कि सभी कानून में सभी धर्मों में अपने अलग अलग पर्सनल लॉ बनाए गए हैं। अब उन सभी धर्मों के लिए एक इकट्ठा कानून बनाया जाएगा, बिल्कुल जो सभी धर्मों पर समान रूप से कार्य करेगा। अब चर्चा में क्यों है? लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से पीछे रह गई है। बहुमत के लिए वह जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी पर निर्भर है। संसद के अंकगणित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विवादित मुद्दे किनारे रखने की रणनीति अपनाई थी।
जो विवादित मुद्दे थे ना, पहले सरकार वो चाहती थी कि उनको हम साइड पे कर दें ताकि हम चुनाव जीत जाएं, लेकिन अब वो चुनाव तो हार चुकी है, तो अब वो विवादित मुद्दे फिर अभी वो सामने लेकर आ रही है, जैसे कि वक्फ कानून, अब यूसीसी, अब आगे देखेंगे और क्या कुछ आता है। हालांकि वक्फ बिल को जेडीयू और टीडीपी के अलावा वाईएसआरसीपी और बीजेडी जैसे दलों का भी समर्थन मिला था। इसके बाद सरकार यूसीसी पर आगे बढ़ने का मन बना चुकी है। इसके अलावा तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ लेने के बाद भाजपा परिसीमन और भाषा जैसे मुद्दों को किनारे लगाना चाहती है। अब देखिए तमिलनाडु में जो भाषा विवाद चल रहा है, जो कि मातृभाषा का हिंदी भाषा को लेकर, जो राष्ट्रभाषा को लेकर विवाद चल रहा था, अब सरकार चाहती कि उसको हम लोग साइड पे कर दें। तमिलनाडु में अगले साल क्या है, चुनाव है, और जब चुनाव आते हैं तो ऐसे जो भी विवादित मुद्दे होते हैं ना, वो उनको एक साइड कर देते हैं ताकि चुनावों पर कोई भी असर ना पड़े। इन मुद्दों से डीएमके को फ़ायदा हो सकता है, जो भी इतने मुद्दे हैं उनसे फ़ायदा। अब देखिए यहाँ पर हम देख ही चुके हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धार्मिक समुदाय पर लागू होने के लिए एक देश एक नियम, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, वैसे ही एक देश और एक नियम का आह्वान करता है, फिर चाहे वे किसी भी जाति धर्म समुदाय से संबंधित क्यों ना हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है शादी, तलाक, जमीन जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए केवल एक ही कानून लागू होना। शादी के लिए, तलाक के लिए या ज़मीन के लिए, तीनों के लिए एक ही कानून लागू होगा सभी धर्मों के लिए। अब देखिए 23 जो विधि आयोग था यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेगा। जस्टिस जो रिटायर्ड ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22 विधि आयोग ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने का सार्वजनिक राय के लिए जारी किया था। आयोग को इस बात पर करीब 1 करोड़ लोगों की राय भी मिली थी। अब 22वां विधि आयोग करीब 30 संगठनों से बातचीत कर चुका था, लेकिन आयोग का कार्यकाल खत्म होने से यूसीसी का अंतिम ड्राफ्ट तैयार करने का काम ठंडे बस्ते में चला गया था। अब देखिए उधर टाइम जो भी समय अवधि दी गई थी वो ख़त्म हो चुकी थी। इसी वजह से जो यूसीसी का अंतिम ड्राफ्ट तैयार करने का जो काम था वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। हालांकि अब यूसीसी पर आगे बढ़ने के लिए विधि आयोग को फिर से एक्टिव किया जा रहा है। 23 विधि आयोग की अधिसूचना 2 सितंबर 2024 को जारी हुई थी। अब करीब 7 महीने बाद इसके अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति पर फैसला हो चुका है कि इसके कौन से सदस्य होंगे, कौन अध्यक्ष होगा। जो यूसीसी संगठन बनाए विधि आयोग है उसको मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर हुए जस्टिस दिनेश महेश्वरी का आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। जो जस्टिस महेश्वरी हैं उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा। उनके साथ जाने माने वकील हितेश जैन, प्रोफेसर डीपी वर्मा पूर्णकालिक सदस्य रहेंगे। इनकी नियुक्ति की अधिसूचना इस वीक में ही जारी की जाएगी। अब देखिए मोदी क्या कहते हैं यूसीसी पर। वो बोलते हैं कि मैं यूसीसी को सेक्युलर सिविल कोड कहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को हरियाणा में कहा, जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा था, उन्होंने संविधान को कुचल दिया था। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं सेक्युलर सिविल कोड कहता हूँ। कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया था। उत्तराखंड में भाजपा सरकार आने के बाद सेक्युलर सिविल कोड डंके की चोट पर लागू हुआ है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिए कि अब उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू किया है, वहाँ पर भाजपा की सरकार आने के बाद ये सबके तुरंत लागू किया गया है। लेकिन जब कांग्रेस सरकार थी तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। संविधान को जेब में लेकर बैठे कांग्रेस के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये मोदी जी का कहना है। इसके मतलब कैसे तैयार हुआ था यूसीसी का ड्राफ्ट 4 खंडों में, जिसमें 749 यानी कि 749 पेजेस थे और 4 खंडों में इसको बनाया गया था। 70 से अधिक जो थी पब्लिक मीटिंग्स हुई थी। 2.33 लाख लिखित फीडबैक ऑनलाइन लिए गए थे। अब देखिए 2 लाख के करीब जो फीडबैक मिले थे वो ऑनलाइन, और 60,000 लोगों से बातचीत करके ये ड्राफ्ट बनाया गया था। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना था। उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से यूसीसी लागू हो गया। मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया था। इस दौरान सीएम धामी ने कहा था कि हमने 3 साल पहले जनता के लिए किए गए वादों को पूरा किया है। तो सीएम धामी जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि जो 3 साल पहले हमने वादे किए थे उनमें से एक वादा हमने पूरा कर दिया। यूसीसी किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य किसी को टारगेट करना नहीं है, सभी को समान अधिकार देना है। 27 जनवरी का दिन समान नागरिकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
यूसीसी लागू होने से हलाला, बहुविवाह, 3 तलाक पर पूरी तरह से रोक लगेगी। धामी ने सामान्य राज्य में यूसीसी की नियमावली मतलब जो भी उसके रूल्स हैं और पोर्टल भी लॉन्च किया है। ये पोर्टल आम जनता के लिए भी खोल दिया गया है। अब देखिए, आज़ाद भारत से पहले क्या था, गोवा में यूसीसी लागू किया गया था। उत्तराखंड गोवा के बाद पहला राज्य बना था जहां यूसीसी लागू है। भले ही गोवा में पहले से यूसीसी लागू है, लेकिन वहां इसे पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू किया गया था। जब पुर्तगाली आए थे तब लागू किया गया था। उत्तराखंड आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है। अगर आज़ादी से पहले पूछे तो गोवा होगा और उसके बाद पूछे तो उत्तराखंड होगा। यूसीसी क्या बदलाव होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड से? जो समान संपत्ति अधिकार है वो मिलेंगे। जैसे बेटे और बेटी को दोनों का समान संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वह किस कैटेगरी के हैं। मौत के बाद जो संपत्ति है उसका क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत उस व्यक्ति की संपत्ति को पति और पत्नी या बच्चों में समान रूप से उसमें बांट दिया जाएगा। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पिछले कानून में ये अधिकार केवल मृतक की मां को ही मिलता था। जो मतलब मृतक थे सिर्फ उसकी मां को ये अधिकार दिया जाता था संपत्ति का। लेकिन अब जो मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो भी उसकी फैमिली है सभी में बराबर बांट दिया जाएगा संपत्ति। समान कारण पर ही मिलेगा तलाक। अगर जो कारण जो रीज़न आप तलाक के लिए दे रहे हो वो अगर इक्वल मतलब समान है तभी तलाक मिलेगा। पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे मतलब जब उनके रीज़न एक जैसे होंगे तभी ही तलाक दिया जाएगा। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकता है। मान लीजिए कोई एक पक्ष ये कारण देता है, जैसे कि मुस्लिम धर्म में, जैसे इस्लाम धर्म में ऐसा है कि जो औरतें होती हैं मतलब जो महिलाएं होती हैं उनको अधिकार नहीं होता कि वो तलाक मांग सके या तलाक की बात कर सके। तो इसी तरह से ये ऐसा यूसीसी ऐसा कानून है जिसमें ऐसा कहा जाएगा कि जब पुरुष और महिला दोनों ही जब कारण बताएंगे तभी तलाक दिया जाएगा। किसी एक के कारण बताने से तलाक नहीं होगा। अब देखिए, गुजरात में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी चल रही है। सीएम ने मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है और 45 दिन में रिपोर्ट मांगी है कि इसकी रिपोर्ट मुझे 45 दिन में चाहिए। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू हो सकता है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। जो गुजरात में यूसीसी लागू किया जाएगा उसकी जो कमेटी उसकी अध्यक्षता कौन करेंगी? रंजना देसाई, जो कि रिटायर्ड है जस्टिस है। इसके अलावा कमेटी में 4 और मेंबर्स होंगे। कमेटी 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी जिसके आधार पर यूसीसी लागू करने का फैसला लिया जाएगा। अब देखिए, पहला क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस जो रंजना देसाई उसको कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा कमेटी में और 4 मेंबर्स हैं। कमेटी 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी और उसी के आधार पर यूसीसी लागू किया जाएगा, उसका मतलब फैसला किया जाएगा। एक अधिकारी के मुताबिक समिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुस्लिम समुदाय और दूसरे धार्मिक नेताओं से भी मुलाकात करेगी। तो जो मतलब समिति रिपोर्ट जब तैयार की जाएगी समिति के द्वारा तो मुस्लिम के साथ बाकी जितने भी सभी धार्मिक नेताओं के साथ बातचीत की जाएगी। उसके बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा है कि यूसीसी लागू होने पर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा होगी। जो भी आदिवासियों के अधिकार है उनकी रक्षा की जाएगी। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जहाँ पर 27 जनवरी को यूसीसी लागू किया गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल और नियम लॉन्च किया था। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कि सभी लोगों को समान जो भी नागरिक संहिता है वो मिलेगी। अब देखिए, जपा सरकार जो कहती है वह करती है, ये भूपेंद्र पटेल का कहना है। सीएम पटेल ने क्या कहा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी तो प्रधानमंत्री महोदया ने देश के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव रखा था। उस समय पर यह पेश किया मतलब इसको प्रस्ताव को रखा गया था। उन्होंने कहा कि इस पूरे देश में इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है। भाजपा सरकार जो कहती है वही करती है। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर भाजपा आएगा, जपा नहीं है। भाजपा सरकार जो कहती है वही करती है। एक राष्ट्र एक चुनाव, अनुच्छेद 370, 3 तलाक कानून आदि को लेकर किए गए एक के बाद एक वादे पूरे किए हैं। मतलब भाजपा सरकार ने जो वादे किए हैं
कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर, या फिर 370 अनुच्छेद, या फिर तलाक 3 तलाक कानून है जो उनको जो भी उनका मामला है, जो भी विवाद थे वो ख़त्म किए। अब समान नागरिक संहिता लागू करने का संकल्प लिया गया है। गुजरात अपने संकल्प को पूरा करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। यह राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और विशेष अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने क्या कहा है कि यूसीसी संविधान की भावना है जो कि समरसता और समानता स्थापित करेगा। मतलब बहुत सारे लोग इसके पक्ष में है कि ये लोगों को समानता, इससे लोगों को समानता मिलेगी। गुजरात के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री ने एक और कमेटी बनाई है। ये देखिए, अब यूसीसी की जो मसौदा कमेटी है उसको तैयार करने के लिए जो 5 सदस्य, सबसे पहले देखिए ये अध्यक्ष होंगी रंजना देसाई, उसके अलावा 4 मेंबर्स हैं। दशेश ठाकुर ये सदस्य है, गीताबेन श्रॉफ, आर.सी. कोडेकर और सी.एल. मीना ये सभी सदस्य हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज है रंजना प्रकाश देसाई। हम इसके बारे में देख लेते हैं। रंजना प्रकाश देसाई जो अध्यक्ष है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सुप्रीम कोर्ट की जो पहले जज रह चुकी हैं। 13 सितंबर 2011 से 29 अक्टूबर 2014 तक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रही थी। रंजना देसाई ने 1970 में एलिम्स्टन कॉलेज मुंबई से स्नातक यानी कि BA की डिग्री प्राप्त की थी और उसके बाद 1973 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से BA LLB की परीक्षा पास की थी। अब जस्टिस रंजना देसाई जम्मू कश्मीर पर परिसीमन आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। देसाई सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की जज भी रह चुकी हैं, तो इनको सोच समझकर ही अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। अब हम देखते हैं कि यूसीसी अब सही तरीके से, मतलब इसको पारित सभी लोगों की सहमति के साथ पारित किया जाता है या वक्फ की तरह इसका भी विरोध किया जाएगा। अगर देखा जाए सभी धर्मों के नियम अगर एक, मतलब उन सभी के लिए एक नियम बनाया जाए तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत सरकार के समक्ष, क्योंकि सभी धर्मों के जितने भी नियम हैं उनको अब सभी को मिलाकर एक बनाना तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, क्योंकि सभी लोगों की धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं, उनके जो भी विचार है वो भी अलग हैं। तो हम आगे देखेंगे कि इससे रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएगी, तो हम जल्दी आपके सामने, अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।